20 साल पहले शुरू होने के बाद से द लेजी टाउन बच्चों की एक बहुत लोकप्रिय सीरीज थी। इसकी सक्सेस का फॉर्मूला कई बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्राइकिंग फैक्टर्स के कारण था, जैसे कि सॉन्ग्स, कॉस्ट्यूम्स, कुछ परेशान करने वाली कठपुतलियां, लेकिन सबसे बढ़कर स्पोर्टाकस, एक सुपर हीरो जिसका किरदार सुपरस्टार मैग्नस शीविंग ने निभाया है, जो लगभग 60 साल की उम्र में भी आपसे और मुझसे बेहतर फिजिकल कंडीशन में है। सीरीज का प्रोटेगनिस्ट होने के नाते उसका कैरेक्टर एक स्वस्थ जीवन, व्यायाम और अच्छे न्यूट्रिशन को बढ़ावा देता है और प्रभावशाली रूप से फिट है। हालांकि उस समय हमने इस पर ध्यान नहीं दिया था और सभी सुपर हीरो की तरह उसकी एक कमजोरी थी, मिठाई। इसलिए नहीं कि उसे मिठाई पसंद थी, बल्कि इसलिए कि जैसे ही चीनी उसके शरीर में एंटर करती, स्पोर्टाकस बेहोश हो जाता, मूल रूप से चीनी को अपना क्रिप्टोनाइट बना लेता। लगभग ऐसा लगता था जैसे वह डायबिटिक रोगी हो। यह एक अजीब और लोकप्रिय थ्योरी को सामने लाता है और अगर स्पोर्टाकस सिर्फ अपनी पहल पर हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं जी रहा था, तो शायद उसे अपनी चिकित्सा स्थिति के कारण इस तरह का जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो उसके बहुत ही स्वस्थ खाने की वजह से समझा जा सकता है। और वह व्यायाम को बढ़ावा देने के लिए इतना जुनूनी क्यों है? लेजी टाउन के बच्चों को उसी पुरानी बीमारी से बचाने के लिए जो उसे है, इसलिए आराम से रहें, अपनी पसंदीदा स्वस्थ चीजें खोजें और सामान्य से कहीं ज्यादा स्वस्थ वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाएं या कोक लें। हमें किसी न किसी चीज से मरना ही है। बस हम सभी एक ही पेज पर हैं। आइए पहले यह समझाएं कि ओरिजिनल थ्योरी कहां से आया। और मुझे लगता है कि सबसे सरल तरीके से इसे समझाने वाली पोस्ट में से एक डेकेड पहले यूजर द जीरो क्रैट द्वारा बनाई गई थी, जो कहती है, मुझे लगता है कि स्पोर्टाकस डायबिटिक रोगी है। शो में जब वह चीनी सेब खाता है तो वह मूल रूप से बेहोश हो जाता है और फर्श पर गिर जाता है, जिससे वह बेहोश और सदमे में चला जाता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसे टाइप 2 डायबिटीज है। साथ ही वह व्यायाम करता है और स्वस्थ भोजन करता है, और जब वह ऐसा नहीं करता तो वह थका हुआ महसूस करता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो डायबिटीज से पीड़ित लोगों को अच्छी तरह जीने के लिए करनी पड़ती हैं। और अगर आप इसके बारे में सोचें, जब शहर के बाकी लोग अस्वस्थ व्यवहार करते हैं तो वे स्पोर्टाकस की तरह प्रभावित नहीं होते हैं जब वह वही चीजें करता है। यह एक थ्योरी है जिस पर पुराने इंटरनेट फोरम पर काफी चर्चा की गई है, और अगर हम इन डिस्कशंस पर करीब से नजर डालें तो हम देखेंगे कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसे डायबिटीज है या नहीं, बल्कि ये तय नहीं करना है कि उसे टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज है या नहीं। और चिंता न करें, मुझे भी अंतर नहीं पता था। डायबिटीज एक पुरानी बीमारी है जिसके कई प्रकार हैं, लेकिन सामान्य तौर पर इसकी विशेषता उच्च रक्त शर्करा है, एक अणु जो हमारे शरीर में ऊर्जा के मुख्य स्रोतों में से एक है, जिसे हम भोजन के सेवन के बाद प्राप्त करते हैं। जब हमारे रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाता है तो पैंक्रियास इंसुलिन जारी करने का प्रभारी होता है, जो उसी ब्लड से होकर गुजरता है और हमारी सेल्स को ग्लूकोज को अब्सॉर्ब करने की अनुमति देता है। इस मॉलिक्यूल के अब्सॉर्प्शन की प्रक्रिया सामान्य रूप से इस प्रकार कार्य करती है, लेकिन जब आपको टाइप 1 डायबिटीज होती है तो इसमें परिवर्तन होता है जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को रोकता है। टाइप 1 डायबिटीज को जुवेनाइल डायबिटीज के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से बच्चों या एडोलेसेंट्स में पाया जाता है। मूल रूप से डायग्नोज्ड किया गया व्यक्ति इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है, क्योंकि इस कार्य के लिए जिम्मेदार अग्न्याशय की बीटा सेल्स ऑटोइम्यून सिस्टम में विफलता के कारण नष्ट हो जाती हैं। इंसुलिन सिक्रीशन की एब्सेंस में सेल्स ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, जिससे ब्लड में उसी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे यूराइनेशन, इरिटेबिलिटी, ब्लड विजन, पॉलीफेगिया या एक्सट्रीम भूख लगती है। और लंबे समय में और मेडिकल ट्रीटमेंट के बिना यह कोलेटरल डैमेज जैसे किडनी डैमेज का कारण भी बन सकता है। इस बीमारी का मुकाबला करने का सबसे आम तरीका रोगियों को डेली इंजेक्शन के माध्यम से इंसुलिन देना है, और हालांकि युवा लोगों में इस प्रकार का मधुमेह विकसित होना बहुत आम है, वयस्कों में यह कम संभावना के साथ विकसित हो सकता है। तो क्या स्पोर्टाकस टाइप 1 डायबिटीज का रोगी है? व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि इस विचार का समर्थन करने के लिए बहुत सारे सबूत हैं। हम इस व्यक्ति के जीवन के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते होंगे। इस नायक का असली नाम इलेक्स है, जो बचपन में लेजी टाउन में रहता था, जो बाकियों से बहुत अलग था क्योंकि वह पिछले स्पोर्टाकस 9th के व्यक्तित्व और शारीरिक क्षमताओं से प्रभावित था, और उन कुछ बच्चों में से एक था जो रॉबी रॉटन के प्रभाव में नहीं आया। जब स्पोर्टाकस 9th ने लेजी टाउन छोड़ा तो उसने इलेक्स को पदभार सौंपा, जिसने उसका सम्मान करने का फैसला किया और उसके पद चिन्हों पर चलते हुए एक योग्य उत्तराधिकारी बना। और वह स्पोर्टाकस है जिसे हम पूरी श्रृंखला में देखते हैं। यह कहानी श्रृंखला के पुराने वेब पेज में सामने आई थी, और हालांकि यह सच है कि यह अब मौजूद नहीं है, लेकिन अनुयायियों का समुदाय इस कहानी को कैनन के हिस्से के रूप में लेना जारी रखता है। उस कहानी में एलेक्स के बीमार बच्चे होने या किसी तरह की बीमारी होने का कभी कोई संदर्भ नहीं है, सिवाय इसके कि उसे रॉबी और उसके बाकी दोस्तों ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए इच्छुक होने के कारण त्याग दिया था। लेकिन स्पोर्टाकस को अपने वयस्क जीवन में यह बीमारी हो सकती है। यदि हम इसे इस दृष्टिकोण से देखें तो मुझे भी ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखते जो इस विशिष्ट प्रकार के मधुमेह से उसके संबंध का संकेत दें। सबसे पहले वह कभी भी खुद को इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लगाता है, जो कि उसे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए डेली आधार पर करना चाहिए, खासकर उसकी मांग वाली फिजिकल एक्टिविटी को देखते हुए।
हम मान सकते हैं कि बिना किसी चश्मे के उसके प्रदर्शन को देखते हुए उसकी दृष्टि अच्छी है और उसे बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती। हो सकता है कि वह अपने सिम्टम्स को नियंत्रित करने में कामयाब रहा हो, लेकिन चूंकि कहीं भी इंसुलिन नहीं है, इसलिए हम इस ऑप्शन को खारिज कर सकते हैं। तो टाइप आई डायबिटीज, इस प्रकार का डायबिटीज बहुत अधिक आम है और टाइप आई के विपरीत इस प्रकार में इंसुलिन पैनक्रियास में बनता है। समस्या यह है कि किसी कारण से सेल्स के इंसुलिन रिसेप्टर्स हार्मोन की प्रेजेंस को नहीं पकड़ पाते हैं और एक बार जब टिश्यूज उस तरह से प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं जैसा उन्हें करना चाहिए, तो बीटा सेल्स अधिक इंसुलिन सिक्रीट करना शुरू कर देती हैं, which ends up causing wear and tear, और इंसुलिन का प्रोडक्शन वैसे भी कम हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस नामक एक घटना होती है। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज का समय पर पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे बढ़ती है। इसलिए इसका पता अक्सर तब चलता है जब पेशेंट का स्वास्थ्य काफी खराब हो जाता है, जो बीमारी को और भी जटिल बना सकता है। सिम्टम्स पहले प्रकार के समान ही होते हैं, हालांकि इस मामले में यह ओबेसिटी की अपीयरेंस से भी निकटता से जुड़ा हुआ है। डिफरेंस यह है कि यदि इस प्रकार के डायबिटीज का जल्दी पता चल जाता है, तो कम कैलोरी वाले डाइट के साथ साथ रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करना बहुत आसान होता है, यहाँ तक कि इंसुलिन की पहुंच बढ़ाने वाली दवाओं या ब्लड में ग्लूकोज की उपस्थिति के साथ भी। साउंड फेमिलियर? इस प्रकार की डायबिटीज की संभावना अधिक है और स्पार्टाकस का पता जल्दी लग सकता है, और यही कारण है कि हम उसे अपने डाइट और फिजिकल एक्टिविटी के साथ इतना स्ट्रिक्ट देखते हैं ताकि उसका ग्लूकोज लेवल नियंत्रण में रहे। हालांकि पिछले उदाहरण की तरह हम उसे कोई मेडिकेशन लेते हुए भी नहीं देखते हैं, और जहां तक हम जानते हैं स्पार्टाकस को कभी भी मोटापे की कोई समस्या नहीं रही है। जब से वह बच्चा था उसने एक स्वस्थ जीवन जिया है। ये अंतिम कारक डायबिटीज की उपस्थिति से इनकार नहीं करते हैं, क्योंकि उसे यह हो सकता है और बस एक ऐसे चरण में हो जहां उसे लगातार मेडिकेशन लेने की आवश्यकता नहीं है और न ही उसे मोटा होने की आवश्यकता है, जिससे यह संभावना बनती है कि स्पार्टाकस को इस स्तर की समस्याएं हैं जो उसे स्वस्थ जीवन जीने के लिए मजबूर करती हैं, भले ही वह ऐसा नहीं करना चाहता हो। वास्तव में उसकी बैलेंस डाइट और डेली रूटीन्स दोनों को जोड़ने के लिए सफिशिएंट आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है कि जब वह शुगर एप्पल्स या कोई कैंडी खाता है तो उसकी रिएक्शन एग्जैजरेटेड, संदिग्ध रूप से एग्जैजरेटेड होती है। इसके अलावा जब आप डायबिटीज रोगी होते हैं तो आपको अपने घावों के प्रति बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स अक्सर कोलैटरल डैमेज के रूप में क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे पुअर ब्लड फ्लो होता है और इस प्रकार पुअर हीलिंग होता है। यदि उनका इफिशिएंटली ध्यान नहीं रखा जाता है तो कई रोगियों को अंग खोने पड़ते हैं, और यदि हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि स्पार्टाकस लगातार कई चोटों का जोखिम उठा रहा है या कि रॉबी के जाल में फंसने पर उसे अच्छी चोटें लगी हैं और वह चोटिल नहीं दिखता है, तो मुझे लगता है कि शायद उसे डायबिटीज नहीं है। इस तथ्य के अलावा कि उसके स्वस्थ व्यवहार फल हैं जिन्हें वह हर समय खाता है, और जबकि फ्रुक्टोज बेनिफिशियल हो सकता है। यदि आपको मधुमेह है तो आपको अपने फ्रुक्टोज इंटेक को भी नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि यह इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पैदा करता है। और वह बिंदु जो थ्योरी को पूरी तरह से नष्ट कर देता है वह यह है कि आप हमेशा एक फल खाने से अपनी कमजोर स्थिति से अपने आप ठीक हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसे मेटफॉर्मिन लेना चाहिए या इंसुलिन या एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन लेना चाहिए या कुछ और, सेब नहीं खाना चाहिए। तो अगर उसे डायबिटीज नहीं है तो वह चीनी खाते ही इतना कमजोर क्यों हो जाता है? हमने चीनी के सेवन से संबंधित अन्य पॉसिबल कंडीशंस को देखा, लेकिन अधिकांश ने हमें डायबिटीज और इंसुलिन प्रतिरोध की ओर वापस ले जाया, और हमने अन्य स्थितियों का भी पता लगाया, जैसे कि गैलेक्टोसीमिया, जो तब होता है जब शरीर गैलेक्टोज को ठीक से मेटाबोलाइज नहीं करता है जो डेयरी उत्पादों में पाया जाता है, या फ्रुक्टोसीमिया जो फ्रुक्टोज के प्रति इंटॉलरेंस है। दोनों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है, क्योंकि स्पष्ट रूप से फल और दूध स्पार्टाकस के जीवन का हिस्सा है, लेकिन न तो आम चीनी के लिए एलर्जी की प्रतिक्रिया हो सकती है, क्योंकि हालांकि सुक्रोज अफेक्ट्स पीपल विद दिस कंडीशन, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं स्पार्टाकस फल खाने पर अपने आप ठीक हो जाता है। शायद इसका जवाब शुगर के प्रति प्रतिक्रिया में नहीं है, बल्कि सेब या मिठाइयों में पाए जाने वाले एडिटिव्स में है जो रॉबी स्पार्टाकस को देता है। चीनी के अलावा वे तत्व जो सभी मिठाइयों में पाए जाते हैं लेकिन फलों में नहीं। रॉबी की अल्ट्रा प्रोसेस्ड कैंडीज जैसे कि शुगर एप्पल, मिनरंग या स्वीटनर जैसे प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स होते हैं, और ये वास्तव में स्पार्टाकस में एक्सट्रीम एलर्जिक रिएक्शन कर सकते हैं। ये बहुत रेयर है, लेकिन निश्चित रूप से पॉसिबल है। ईच पर्सन एंड ईच सिस्टम अलग अलग प्रतिक्रिया कर सकती है, इसलिए उसके सिम्टम्स इचिंग, रेडनेस, हाइव्स, सम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और डाइजेस्टिव समस्याओं जैसे हल्के हो सकते हैं। लेकिन एक्सट्रीम केसेस में आपको एनाफिलेक्टिक शॉक हो सकता है, और यह उस प्रतिक्रिया के साथ पूरी तरह से फिट बैठता है जो स्पार्टाकस को रॉबी के सेबों में से एक को निगलते ही होती है, क्योंकि एनाफिलेक्सिस से पीड़ित होने पर वह बेहोश भी हो सकता है, जो कि सीरीज के कई चैप्टर्स में होता है। इस तरह की प्रतिक्रिया के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं बेंजोइट, जिन्हें प्रिजर्वेटिव्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और
गार्गम, जिसका इस्तेमाल अलग अलग थिकन फूड्स को गाढ़ा करने के लिए किया जाता है। और हाँ, उनके संबंध में या इन योजकों के साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन से एडिटिव्स हमले दर्ज किए गए हैं। दोनों योजक मिठाइयों में आम हैं। अगर स्पार्टाकस को कोई बहुत ज्यादा एलर्जी है या कोई सीक्रेट डिजीज है जो इन योजकों के लिए बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाएं पैदा करती है, तो ये पूरी तरह से समझ में आता है कि उन्हें खाने पर वह बेहोश हो जाएगा। और कौन जानता है, हो सकता है कि जब उसे एनाफिलेक्टिक हमला होता है तो वह खुद को ठीक करने के लिए अपने फलों में एड्रेनालाइन इंजेक्ट करता है और इसीलिए वह लगातार ऊर्जा से भरा रहता है, या बस फ्रुक्टोज उसे जगाता है। या हो सकता है कि वह एक योगिनी हो और परिणाम स्वरूप उसका जीव विज्ञान हमसे बिल्कुल अलग हो। लेकिन मैं आपको इसके बारे में किसी और दिन बताऊंगा। अभी के लिए शो के संदेश पर टिके रहना सबसे अच्छा होगा। अपने आहार का ध्यान रखना ताकि आप इस तरह की स्थितियों का विकास न करें। हालांकि मैं 1 लीटर कोक के साथ पिज्जा खाने जा रहा हूं क्योंकि मुझे किसी चीज से मरना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना याद रखें और अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।